नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने यूनान यानी एथेंस में पहली सरकारी मस्जिद बन गई है जो सितंबर से माह सितंबर से जहाँ पे नमाज शुरू होगी उसके सिलसिले में तफसीलात रखूँगा। और वेनेज़ुएला से 40 लाख लोगों की नकल मकानी हुई है हालिया सियासी बहरान की वजह से, उसकी भी तफसीलात रखूँगा और तबसरा करूँगा। और साथ ही क्या मोदी ने अमित शाह को वज़ारत दाखिला का कलमदान सुपुर्द करके कोई अहम तरीन पैगाम दिया है अहले वतन के लिए या फिर किसी मखसूस तबके के लिए, इस पर भी मैं एक तबसरा जिसको पेश करने की कोशिश की गई वो आप लोगों के सामने रखूँगा। तीनों की तीनों अहम तरीन ख़बरें भी हैं, आप ज़रूर सुने, दूसरों तक पहुँचाएँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। बहरकैफ नाजरीन, यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्क यूनान की राजधानी में इसी साल सितंबर में सरकारी अखराजात पर तामीर होने वाली मस्जिद इबादत के लिए खोल दी जाएगी। ये इत्तला तालीम और मजहबी उमूर की वजारत ने दी है। बताया जाता है कि इस तामीर के पीछे इंतहा पसंदी से बचने के लिए गैर सरकारी मसाजिद को परवान चढ़ाए बगैर सरकारी मस्जिद तामीर करने का जज्बा कार फरमा था। मस्जिद के इंतजामात की तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। यूरोपीय यूनियन के दारुल हुकूमतों में एथेंस वाहिद राजधानी रह गई थी जहां मुसलमानों के लिए सरकारी मस्जिद मौजूद नहीं थी। आज से 3 साल कबल पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद पहली मरतबा सरकारी अखराजात पर मस्जिद की तामीर शुरू की गई थी। मजहबी उमूर के वजीर कोस्टाकास गेरोगोलो के हवाले से बताया गया है कि एथेंस की इस मस्जिद में बाकायदा इमाम की इमामत में पहली नमाज होगी। सरकारी तौर पर तामीर होने वाली इस मस्जिद में मुसलमान बरादरी और सयाह बाकायदा नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होगी और किसी इनफरादी शख्स, कम्युनिटी, सोसाइटी या बैरून मुल्क से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वाज़ेह है कि अब तक यहाँ आबाद लाखों मुसलमानों को नमाज की अदायगी के लिए बेसमेंट या स्टोर रूम्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मस्जिद के इमाम ज़की मोहम्मद ने बताया है कि मस्जिद की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। यूनान में अहले तशय्युअ बरादरी के तर्जुमान अशर हैदर के हवाले से बताया गया है कि मस्जिद यूनान की हुकूमत का मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। एथेंस में कमोबेश 3 लाख मुसलमान हैं जो शहर में गैराजों में कायम दर्जनों गैर सरकारी मसाजिद में नमाज अदा करते हैं। यानी बाकायदा जिसको मस्जिद का नाम दिया जाए वो मस्जिद यहाँ पर मौजूद नहीं है। प्रेयर रूम्स जिसको कहा जाता है उस तरह की कोई चीज़ मखसूस, कोई कमरा मखसूस करके प्रेयर हॉल की तरह वहाँ पर नमाज अदा करते हैं। बेसमेंट्स और अपार्टमेंट्स में कायम इन गैर सरकारी मसाजिद का नेटवर्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों मुस्लिम तारिकीन वतन की आमद के बाद वजूद में आया है। शहर में मुसलमानों की तदफीन के लिए भी कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है क्योंकि मुसलमानों के लिए कब्रस्तान का मनसूबा भी ज़ेर इल्तिवा है, जिसके बाइस लाशों की तदफीन के लिए मुसलमानों को शिमाली मशरक़ी यूनान के शहर थ्रेस में जाना पड़ता है। बहरकैफ व नाज़रीन, जब से यूनान हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया है उस वक्त से जो है वहाँ के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है कि सरकारी सतह पर वहाँ पर एक मस्जिद तामीर की गई और जो है उन लोगों को बाकायदा इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने की जो है इजाज़त दी गई है। चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म का इस्लामोफोबिया के हालिया दौरे में वहाँ की हुकूमत की जानिब से इस तरह के इक़दाम को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और इस खबर को सुर्खियों में ली जा रही है, मगरबी मीडिया हो या फिर दीगर मीडिया। इसलिए मैंने भी समझा कि ये खुशखबरी आप लोगों के सामने रखूँ। बहरकैफ नाज़रीन, दूसरी आज की खबर है वेनेज़ुएला से। वेनेज़ुएला में जो सियासी बहरान आया है इससे आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। मैं मुख्तसरन उस पर आपके सामने रोशनी डालते हुए आगे बढ़ता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वेनेज़ुएला में जारी सियासी और इक़्तिसादी बहरान की वजह से अब तक तकरीबन 40 लाख लोग मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह ले चुके हैं। मुहाजिरीन की बैनुल अक़वामी तंजीम IOM और अक़वाम मुत्तहिदा पनाह गुज़ीन एजेंसी ने एक मुश्तरका बयान जारी करके इत्तला दी है। वेनेज़ुएला के पनाह गुज़ीनों के लिए IOM और अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची एडार्डो स्टेन ने कहा
یہ بہت بڑی تشویشناک بات ہے اور لاطینی امریکی اور کیریبین ممالک کی مدد کرنی چاہیے جو اس بحران کی گھڑی میں پناہ گزینوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وینزویلا سے جانے والے زیادہ تر لوگوں نے لاطینی امریکی ممالک میں پناہ لی ہے۔ کولمبیا اور پیرو میں آدھے سے زیادہ لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ چلی، ایکواڈور، ارجنٹائنا اور برازیل میں بھی لوگوں نے پناہ لی ہے۔ وینزویلا میں موجودہ صدر نیکولس مادورو کے خلاف ہو رہے احتجاجی مظاہروں کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اس پر کئی قسم کی پابندی لگانے کے علاوہ کہا ہے کہ وہ فوجی آپشن پر بھی غور کر رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور حزب اختلاف کے رہنما جوان گوائیڈو نے 23 جنوری کو ان احتجاجی مظاہروں کی قیادت کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو ملک کا عبوری صدر قرار دیا تھا اور اس عبوری صدر کا ساتھ امریکہ پوری طرح دے رہا تھا اور وینزویلا میں بھی داخل ہو کر کے بلکہ وہاں کی سیاست میں اور اقتصادیات میں مداخلت کر کے، جیسے امریکہ کی عادت رہی ہے دوسرے ملکوں میں مداخلت کرنا اور وہاں کی جو ہے حکومت کو نیست و نابود کر کے اپنے کنٹرول میں ساری چیزیں لینا، لیکن یہاں پر امریکہ اس مرتبہ ناکام ہوا ہے، اس لیے کہ جو ہے امریکہ اس وقت جو حالیہ صدر ہیں، جو چنے ہوئے صدر ہیں مادورو، ان کے لیے ان کے سپورٹ میں ترکی بھی آ گیا تھا اور دیگر ممالک بھی آ گئے تھے اور امریکہ کی بیجا مداخلت کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ امریکہ کے علاوہ اب تک کینیڈا، ارجنٹائنا، برازیل، چلی، کولمبیا، کوسٹاریکا، گوئٹیمالا، ہونڈوراس، پاناما، پیراگوئے اور پیرو سمیت 54 ممالک نے حزب اختلاف کے رہنما جوان گوائیڈو کو وینزویلا کے عبوری صدر کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن باقی ممالک نے تسلیم نہیں کیا۔ اپوزیشن لیڈر گوائیڈو نے گزشتہ ماہ کراکس لاکار لوٹا فوجی اڈے سے ایک احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے وینزویلا کی فوج اور لوگوں سے سڑکوں پر اتر کر موجودہ صدر مادورو کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ وینزویلا میں ہزاروں لوگ موجودہ صدر نیکولس مادورو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس کے حامی بھی اسی تعداد میں ہیں۔ ان احتجاجی مظاہروں کی قیادت گوائیڈو کر رہے ہیں، جبکہ گوائیڈو کے بھی مخالفین ہزاروں بلکہ سینکڑوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ جنوری کے آغاز میں مادورو نے صدر کے طور پر اپنی دوسری مدت کا حلف لیا تھا۔ انتخابات میں ان پر گڑبڑی کرنے کے الزامات لگے تھے، جس کے بعد یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ مادورو کی قیادت میں کئی سالوں سے وینزویلا شدید اقتصادی بحران کا سامنا کر رہا ہے، اس بات کا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن دیگر ممالک کا ماننا ہے کہ وینزویلا ترقیات کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے علاوہ کھانے پینے اور دواؤں کی کمی کی وجہ لاکھوں لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے امریکہ نے پرزور طور پر یہاں کی حکومت کو نیچے گرانے کی کوشش کی تھی، جیسا کہ اس کی عادت ہے دیگر ممالک میں گھس کر کے وہاں کے جو ہے قدرتی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی کٹ پتلی حکومت اور اپنی کٹ پتلی رہنما وہاں پہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن ایڈوارڈو اسٹین نے جو ہے بلکہ جو ہے دیگر وینزویلا کے صدر مادورو کو وہ وہاں پر نیچے نہیں گرا پایا، اس لیے کہ اس کے بھی حامی وہاں پر بہت زیادہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور مادورو کے جو ہے سپورٹ میں رشیا بھی آیا تھا اور پھر ترکی بھی آیا تھا اور ایران بھی، اور اس طرح کی بہت سارے ممالک نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا تھا بہرکیف۔ لیکن اس سیاسی بحران کے بعد 40 لوگوں کا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ لینا یہ واقعی بہت بڑی خبر ہے۔ بہرکیف ناظرین، ہم اب چلتے ہیں اپنے ملک کی جانب۔ ایک اہم ترین تبصرہ کیا ہے افتخار گیلانی صاحب نے، جو ایک منچے ہوئے صحافی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، دہشت گردی کے الزامات میں ملوث پرگیا سنگھ ٹھاکر کو جب حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھوپال سے انتخابی میدان میں اتارا تو ایک ساتھی نے ازراہ مذاق لقمہ دیا کہ ہندوستان کے لیے ایک نیا وزیر داخلہ تیار ہو رہا ہے۔ وہ ایسے ہندوستان کی منظرکشی کر رہے تھے جس میں اتر پردیش کے حالیہ وزیر اعلیٰ اجے سنگھ بشٹ یعنی یوگی آدتیہ ناتھ اور وزیر اعظم اور پرگیا سنگھ ٹھاکر وزارت داخلہ کے تخت پر براجمان ہوں گے۔ وہ لکھتے ہیں، مجھے یاد آیا کہ محض چند برس قبل ہم نیوز رومز میں اسی طرح تفریح کے طور پر امت شاہ، جو موجودہ بی جے پی صدر اور جو ان دنوں جیل میں اور بعد میں تڑی پار کر دیے گئے تھے، کہ وزیر داخلہ بننے کی پیشگوئی کر کے ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ کسے معلوم تھا کہ 2019 میں یہ مذاق بالکل حقیقت کا روپ اختیار کرے گا۔ اپنی دوسری مدت میں بھاری اکثریت حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم مودی نے جہاں کیریئر ڈپلومیٹ سبرامنیم جے شنکر کو وزیر خارجہ مقرر کیا، وہیں وزارت داخلہ کا اہم قلمدان اپنے دست راست امت شاہ کی سپرد کر کے پیغام دیا کہ نہ صرف وہ حکومت میں نمبر 2 ہیں بلکہ ان کے جانشین بھی ہیں۔
गोया कि पार्टी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह की नंबर 2 पोजीशन सरकारी तौर पर बरकरार रहेगी, मगर वजारत दिफा में उनको मुंतकिल करने का मतलब यही लिया जा रहा है कि उनके पर कतरे गए हैं। काबीना के 26 अराकीन में से 21 अराकीन ऊंची जातों से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी मजमूई तादाद पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 15% है, उससे ज्यादा नहीं है। सीनियर वजीरों में 13 ब्राह्मण हैं, 3 निचली जातों से और 1 सिख है। बतौर मुस्लिम वजीर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी को शामिल किया गया है, जिन्होंने बरसों पहले ये एक बार रामपुर से इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी। हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेट अलायंस में बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर वाहिद मुसलमान महबूब अली कैसर दूसरी बार मुंतखब होकर ऐवान में आ गए थे। हैरत का मकाम यह है कि उनको वजारत के काबिल नहीं समझा गया। बीजेपी के एक लीडर ने उसकी तौज़ी पेश करते हुए कहा कि मोदी तो उनको वजीर बनाना चाहते थे, मगर उनकी पार्टी ने बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास करके पार्टी सदर रामविलास पासवान को वजीर बनाने की सिफारिश की। क्योंकि सभी इत्तेहादियों को सिर्फ एक ही वजारत दी गई, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी से 2 अरकान को वजारत में शामिल करने से तवाजुन बिगड़ सकता था। रामविलास पासवान की ज़हनियत पर अफसोस के सिवा और क्या किया जा सकता है कि एक मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट को वजीर बनाने के बजाय खुद ही दावेदारी ठोक दी, जबकि उन्होंने इंतखाब भी नहीं लड़ा था। पिछले 20 सालों से चाहे कांग्रेस की हुकूमत या बीजेपी की, वो मुसलसल वजारत में शामिल रहे हैं। खैर, हिंदुस्तान में वजारत दाखिला का कलमदान इंतहाई अहम तस्वुर किया जाता है, इसलिए वज़राए आज़म अक्सर इस ओहदे पर या तो अपनी इंतहाई करीबी या निहायत कमज़ोर अफराद का तयन करते आए हैं, जो उनके लिए खतरे का बाइस न बन सके। पिछली हुकूमत में राजनाथ सिंह और वज़ारत उज़्मा के दफ्तर के दरमियान कश्मीर की सूरत हाल से निमटने के मामले पर कई दफ़ा इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं। जून 2018 को जब राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के हाथ मजबूत करने पर जोर दे रहे थे, तो अमित शाह की रिहाइशगाह के बाहर पार्टी जनरल सेक्रेटरी राम माधव सहाफ़ियों को बता रहे थे कि उनकी पार्टी के महबूबा मुफ्ती हुकूमत से हिमायत वापस लेकर गवर्नर राज लागू करने की सिफारिश की है। बताया जाता है कि संघ को ये मालूमात टीवी चैनल से मौसूल हो रही थी। निजी गुफ्तगू में कई बार उन्होंने इशारे दिए कि कश्मीर और शिमाली मशरक़ी सूबों के लिए पॉलिसी तरतीब देते हुए उनकी राय को अहमियत नहीं दी जाती है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी का रिश्ता 30 साल पुराना है। 2001 में मोदी के गुजरात के वज़ीर आला बनने की राह को आसान करने के लिए शाह ने पार्टी में उनके मुखालिफिन हरियन पांड्या और केशुभाई पाटिल को ठिकाने लगाने में अहम रोल अदा किया था। हरियन पांड्या को तो कत्ल किया गया, गुजरात में शाह को वज़ारत दाखिला का कलम दिया गया था और उनका दौरे वजारत कई पुलिस इनकाउंटरों के लिए याद किया जाता है। कौमी तफ्तीशी ब्यूरो ने तो उनको सहराबुद्दीन और उनके अहलिया कौसरबी के कत्ल केस में कलीदी मुलजिम ठहराया था अमित शाह को। इसके अलावा 19 साल इशरत जहां के अगवा और बाद में कत्ल के इल्ज़ाम में भी उनके खिलाफ तफ्तीश जारी थी। 2013 में उनकी एक रिकॉर्डिंग मीडिया में आई थी, जिसमें एक दोशीज़ा का फ़ोन टैप करने और उसकी निगरानी करने की हिदायत दे रहे थे। वो दोशीज़ा उनके बॉस को पसंद आ गई थी। 2014 के आम इंतखाबात में मोदी ने शाह को सबसे अहम सूबा उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया था, जहां उसने बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें दिलाकर पार्टी के लिए इख्तिदार की राह हमवार कर दी थी। इस कामयाबी के बाद उनको पार्टी का सदर बनाया गया। बतौर वज़ीर दाखिला कश्मीर की सूरत हाल तो अमित शाह के लिए चैलेंज होगा ही, मगर कश्मीरियों के लिए भी उनसे निमटना एक बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों और अफसरों की कश्मीरी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाने के बाद मोदी हुकूमत की अगली कोशिश मसले कश्मीर को 2 तरफा मुज़ाकरात के अमल से खारिज करवाने की होगी। अफवाहें गश्त कर रही हैं कि जिस तरह 1973 ईस्वी के शिमला समझौते में आंजहानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इस मसले की बैनुल-अक़वामी नौइयत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफा मामले में तब्दील करवा के तारीख में अपना नाम दर्ज करवाया था, इसी तरह अब नरेंद्र मोदी भी अपना नाम अमर करवाने के लिए कश्मीर को पूरी तरह हिंदुस्तान में ज़म करवाना चाहते हैं। कश्मीर की बैनुल-अक़वामी हैसियत को चैलेंज करने के साथ साथ अमित शाह एक और प्लान पर भी काम कर रहे हैं। इस प्लान का कोड नाम मिशन 44 है और उसके तहत 9 कश्मीर में होने वाले असम्बली इंतखाबात में हिंदू अक्सरियती खित्ते जम्मू और बुद्ध अक्सरियती ज़िला लेह की तमाम नशिस्तों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाना है। इसके अलावा वादी कश्मीर की ऐसी नशिस्तों को भी निशानदेही की गई है जहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बैकआउट कॉल्स का सबसे ज़्यादा असर होता है। इन नशिस्तों पर जम्मू और दिल्ली में मुकीम कश्मीरी पंडितों के वोटों की ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाकर उनके पोस्टल बैलेटों के जरिए इन इलाकों में भी बीजेपी के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाई जाए, इस पर काम हो रहा है। अमित शाह की हिकमत अमली का मकसद रियासत में मुसलमान वोटों को बेअसर करना है। कश्मीर असम्बली की 86 नशिस्तें हैं, जिनमें से 37 जम्मू, 45 वादी कश्मीर और 4 लद्दाख खित्ते से हैं।
बीजेपी जम्मू कठुआ यानी खालिस हिंदू पट्टी की सभी नशिस्तों पर कब्जा करना चाहती है। इनका ख्याल है कि इस तरह बीजेपी मुतनाज़ा खित्ते की असम्बली में बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है और बाद में हम ख्याल अरकान और कांग्रेस की हिंदू अरकान की मदद से हिंदुस्तानी आइन की दफ़ा 370 को ख़त्म या उसमें तरमीम करवाई जा सकती है। ये प्लान चल रहा है। बहरकैफ नाजरीन, पिछले इलेक्शन से कबल जब हिंदुस्तान भर में मोदी लहर शुरू हुई तो रियासत के सियासी पंडितों और हिंदू नवाज लीडरों के साथ साथ मुजाहमती क़ियादत ने भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरह कहना शुरू किया था कि कश्मीर के बारे में अगर कोई रिवायत से हटकर इक़दाम करने की सलाहियत रखता है तो वो बीजेपी ही हो सकती है। उनकी दलील ये थी कि इससे कबल भी कश्मीर के सिलसिले में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही ने बोल्ड फैसले लेने की जुर्रत की थी। लाहौर एलामिया, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन और इंसानियत के दायरे में बात करने का ऐलान और उसके बाद मुजाहमती ख़ीमे से लेकर पाकिस्तान तक के साथ बातचीत की शुरुआत बीजेपी ने ही की थी। मगर जो अशख़ास इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि इंसानियत के दायरे में बात होगी, उन्हें जान लेना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान और कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल 1999 और 2004 के मुकाबले ख़ासी मुख्तलिफ है। ऐसे हालात में कश्मीर मसले के हल में किसी पेशरफ्त की उम्मीद रखना बेमाना है। बहरकैफ बात वाज़ेह है कि कौम के वसीतर मफाद में सोचने के बजाय इक़्तिदार की शदीद हवस और इक़्तिदार के लिए रशाकशी ने कश्मीर की सबसे बड़ी कौम परस्त पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को न सिर्फ बुज़दिल बनाया है बल्कि उसकी नफ्सियाती सूरत हाल की भारी कीमत सादलों कश्मीरियों को चुकानी पड़ रही है। फिलहाल बदकिस्मती से इस जमात का महवर बना हुआ है कि इक़्तिदार की नीलम परी से बोसुकनार को बरकरार रखने के लिए किससे रिश्ता जोड़ा जाए, किससे नाता तोड़ा जाए। बहरकैफ नाज़रीन, अगर वाकई इस जमात में कश्मीरियों की तय ज़र्रा भर भी हमदर्दी है तो उसे दीगर कश्मीरी जमातों के साथ गुफ्तशुनीद के दरवाजे खोलकर आगे के तमाम खतरात की पेशबीनी करके रियासत में बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना होगा। बहरकैफ नाज़रीन, चूँकि इस मरतबा वज़ारत दाखिला अमित शाह के हाथों में आई हुई है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात जारी करने लगे हुए हैं, इस वजह से एक किस्म की बेचैनी पाई जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि जो है ये पार्टी यहाँ पे जो है पार्टी को चुन कर के लाती है अवाम, और अवाम जो चाहती है वही होता है। बहरकैफ अगले दिनों में देखते हैं कि किस तरह की जो है वज़ारत दाखिला से बयानात जारी होंगे और किस तरह के फ़ैसले आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो अदालत का इंतज़ाम है, अदलिया इंतज़ाम वही फ़ैसला सुनाती है। और एक आम शहरी को जब किसी पर एतराज़ होता है किसी बात पर, वो जो है अपने केस को अदालत में ज़रूर दायर कर सकता है। इस तरह की बहुत सारे सेकुलर ममालिक में छूट है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। मैं कहूँ नाज़रीन, ये बेहतरीन लगा मुझे तबसरा इफ्तिकार गिलानी साहब का मुख्तलिफ़ तौर पर, तो सोचा कि आप लोगों के सामने भी थोड़ा बहुत कांट छांट के साथ जो है उसको रखा जाए, आप इसको महसूस करें। आज के प्राइम टाइम में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।